बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लेक्चर 5 में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस टॉपिक में हम लेक्चर में हम इंटरनल इन्वॉल्वमेंट को भी डिस्कस करेंगे और एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट को भी डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि इन्वॉल्वमेंट को स्टडी करना क्यों ज़रूरी होता है, वो कौन से बेनिफिट है जो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अटेन कर सकती है जब वो इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानती है, उसको स्टडी करती है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट कहते किसको है। इन्वॉल्वमेंट की अगर डिफाइन करें तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर विच हैव बेरिंग ऑन द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिकली ये तमाम फैक्टर या फोर्सेस जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रही होती हैं या उन पे इम्पैक्ट रखती हैं, वो तमाम इन्वॉल्वमेंट का हिस्सा होते हैं या वो तमाम मिलके कोई उसको कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट क्रिएट किया है इन्होंने। एक और डेफिनेशन जो ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्वमेंट के बारे में कि बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्वमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल इन्वॉल्वमेंट which have different concept, viewpoint, work culture, attitude, efficiency, skill, productivity, behavior of employees, motivational aspects, compensation method, all तमाम activities या practices which are part of human resource management basically they have or affect they are the part of your environment or also they are affected by the environment। हर वो aspects हर वो एक्टिविटी जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, बेसिकली उन्हें एचआर प्रैक्टिसेस हम कहते हैं, जो फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन तमाम पे इन्वॉल्वमेंट का इम्पैक्ट होता है या अफेक्ट रखती है। जिस ग्लोबल वर्ल्ड में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आए दिन चेंज होता रहता है, आए दिन नई टेक्नोलॉजी आई रहती है, नए काम करने के नए तरीके इंट्रोड्यूस होते हुए रहते हैं, नई एबिलिटीज स्किल रिक्वायर्ड होती हैं। इन्वॉल्वमेंट हर मोमेंट चेंज हो रहा होता है, रैपिड चेंज हो रहा होता है। तो जो इन्वॉल्वमेंट चेंज हो रहा है उसको डील कैसे करना है, मैनेजर के लिए एक क्वेश्चन होता है ना कि वो चेंजेस डेली बेसिस पे हो रहे हैं या एवरी मोमेंट जो चेंज अपीयर हो रहा है उसको डील कैसे करना है। इसके लिए या हम इसको ये कह सकते हैं कि अप्रोचेस कौन सी हैं जो इन्वॉल्वमेंट चेंज को डील करने के लिए ज़रूरी होती हैं, जो यूज़ की जाती हैं। बेसिकली जो इन्वॉल्वमेंट चेंज हो रहा है डे टू डे बेसिस पे, उनको डील करने के लिए दो अप्रोचेस यूज़ करते हैं। या तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स या प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ करती है या रिएक्टिव अप्रोच यूज़ करती है। प्रोएक्टिव अप्रोच बेसिकली उसमें वो इट इंक्लूड द ऑल द एक्शन इन एंटिसिपेशन ऑफ एनवायरनमेंट चेंज या और एक्टिंग इन एडवांस टू डील विद एन एक्सपेक्टेड चेंज और क्वालिटी। प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स में ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चेंज इन्वायरमेंट में अभी वो अकर नहीं हुआ होता लेकिन एंटिसिपेट कर लेते हैं, गैस लगा लिया जाता है उनके बारे में इन एडवांस। अभी वो चेंज अकर होना होता है, अभी फ्यूचर में जाके अकर होगा या अभी उसके बारे में एंटिसिपेशन कर रहे होते हैं, लग रहा होता है कि फ्यूचर में ये चेंज होगा, तो उस चेंज को आज एंटिसिपेट करते हैं, उसके बारे में अप्रोप्रिएट मेजर या एक्शन आज ही ले लिए जाते हैं। रिएक्टिव रिस्पॉन्स कहता है कि अगर इसमें तब एक्शन लिए जाते हैं या तब आप कोई काम परफॉर्म करते हो जब जो चेंज है वो अकर हो गया। इसकी डेफिनेशन में जैसे कहते हैं रिएक्टिव रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स सिंपली रिएक्टिंग टू द इन्वायरमेंटल चेंज आफ्टर द अकर। इन्वायरमेंटल चेंज अकर हो गया उसके बाद रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई स्टेप ले रही है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है तो रिएक्टिव रिस्पॉन्स है ऑर्गेनाइजेशन का। और अगर चेंज अकर अभी नहीं हुआ, आपने पहले ही चेंज एंटिसिपेट कर लिया कि फ्यूचर में ये चेंज आएगा, फॉर एग्जाम्पल अभी कंपनी का एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो उसके लिए अपने एम्प्लॉयज़ को आज ही ट्रेनिंग देनी शुरू कर दें। एक्चुअल में टेक्नोलॉजी अभी चेंज नहीं हुई है, चेंज एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा, तो उसके लिए आज एक्शन ले लिए, आज ही ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। तो वो हमने कहा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स किया है या प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ किया है। रिएक्टिव अप्रोच इसकी कैसे हो सकती है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाए, उसके बाद कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना शुरू कर दे, तो हमने कहा ये कंपनी का रिएक्टिव रिस्पॉन्स यूज़ किया। इसकी एक और एग्जांपल हम यूँ करते हैं प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स या रिएक्टिव रिस्पॉन्स के। सपोज एक होटल का एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर है, वो प्लान कर रहे हैं कि अपने वो होटल के रूम्स जो हैं वो रिजर्व करेंगे पेट्स वगैरह के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत से अमेरिकन लोग हैं
जो अपने पेट के साथ ट्रैवल करते हैं, पेट एनिमल के साथ वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं। उन्होंने क्या किया, अपने रूम जो होटल के रूम से उनमें स्पेशल रिजर्वेशन दे दी अपने गेस्ट के लिए जो पेट लेके आ सकते हैं कि वो वहाँ पे अपने उनके पेट के लिए भी उनको प्रोवाइड कर दिया, अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी। अब ये जो रिस्पॉन्स उन्होंने किया है और इन जो रिकमेंडेशन, ये जो अकोमोडेशन किया सॉरी, उसके बारे में न्यूज़ में भी बता दिया, उन्होंने एडवर्टाइज भी कर दिया कि हमारे होटल में आपके पेट एनिमल के लिए भी को भी हम अकोमोडेट करेंगे। तो कंपनी ने क्या किया, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स किया है। लेकिन अगर कंपनी ये जो पेट एनिमल को अकोमोडेट करने की फैसिलिटी तब इंट्रोड्यूस कराती जब बहुत से जो उनके गेस्ट थे वो उनसे आके रिक्वेस्ट करते या कंप्लेन करते कि हमें ये चाहिए कि अपने पेट को भी हम फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ ट्रैवल करते हैं तो हमें उनके लिए अकोमोडेशन चाहिए। अगर वो कंप्लेन करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन या डायरेक्टर है वो फैसला लेते हैं कि हम अकोमोडेशन पेट एनिमल के लिए भी प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो रिएक्टिव रिस्पॉन्स होगा। लेकिन अभी जब उन्होंने पहले ही करा लिया, अभी उन्होंने किसी कस्टमर ने आके उनके या किसी गेस्ट ने आकर उनके इस अकोमोडेशन के लिए नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने खुद ही ट्रेंड देखे, खुद ही अंदाज़ा लगा लिया, ऑब्जर्व किया, तो उन्हें लगा कि ऐसा अकोमोडेशन कस्टमर को या गेस्ट को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो उस जो उनके लिए जो उन्होंने रिएक्ट किया वो प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स था। अगर कस्टमर आते और फिर उनके लिए वो उनको उस अकोमोडेशन के लिए कहते हैं तो उसके बाद अगर वो रिस्पॉन्स करते तो वो रिएक्टिव रिस्पॉन्स होता। तो ये दो अप्रोचेज हैं जो मैनेजर यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटल चेंज के साथ डील करने के लिए। प्रोएक्टिव में आप पहले ही इन एडवांस एक्शन ले लेते हो, अब चेंज को एक्सपेक्ट कर रहे होते कि चेंज अकर होगा या प्रॉब्लम फ्यूचर में अराइज होगी, तो उसके लिए आज ही एक्शन या मेजर्स ले लेते हो। रिएक्टिव का रिस्पॉन्स में चेंज अकर हो जाता है या प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो होने के बाद आप लेते हो, अगर कोई एक्शन लेते हो तो वो रिएक्टिव रिस्पॉन्स है। अब एक्चुअल इन्वायरमेंट को अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये आपको कैसे हेल्प आउट करता है, कैसे अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। बेसिकली जब आप एक्चुअल इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हो, आप जान लेते हो कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, फोर्सेस कौन सी है, फैक्टर्स कौन से हैं, तो एक्चुअल मैनेजर और उसकी टीम दोनों को इस एबल हो जाते हैं कि इट हेल्प करता है उनको कि पूरा प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्स कर सकें। जो प्रॉब्लम फ्यूचर में या चेंज अराइज होगा वो उनके साथ आज ही डील करने के लिए पॉलिसीज़ बना लेते हैं या एक्शंस ले लेते हैं। रिएक्टिव रिस्पॉन्स तो तभी करेंगे ना, रिएक्टिव रिस्पॉन्स होता क्या होगा जब इन्वायरमेंटल में चेंज अकर हो गया उसके बाद रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट को जब आप स्टडी करते हो, इन्वायरमेंट की स्टडी या इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि वो प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स ले सके किसी भी चीज़ के बारे में। रिएक्टिव स्ट्रेटजीज मोस्टली पास में ली जाती थी या वो वहाँ सूटेबल होती हैं रिएक्टिव स्ट्रेटजी जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम हो या इन्वायरमेंट बहुत स्टेबल हो। लेकिन जिस इन टूडल वर्ल्ड जहाँ हम ऑपरेट कर रहे हैं या बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वो हर मोमेंट में इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा उस इन्वायरमेंट में ऑपरेट करने के लिए या जहाँ पे मार्केट स्टेबल नहीं है वहाँ पे जो बेस्ट अप्रोच है मैनेजमेंट को यूज़ करनी चाहिए वो प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव अप्रोच नहीं है। रिएक्टिव अप्रोच तो जैसे अभी हमने कहा कि जहाँ पे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है या स्टेबल कंपटीशन है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज के चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है वहाँ पे प्रोएक्टिव अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट को जब आप इन्वायरमेंट के बारे में जान लिया, फोर्सेस को अंडरस्टैंड कर लिया, फैक्टर्स देख ले, इंटरनल इन्वायरमेंट को भी देख लिया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी देख लिया, तो एचआर मैनेजर को चाहिए अब वो इन्वायरमेंट को स्कैन करें। दे शुड हैव स्कैन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट स्कैन का क्या मतलब होता है? बेसिकली आप अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हुए ट्रेंड एनालाइज करते हो, आप ट्रेंड देखते हो, ट्रेंड की प्रोजेक्शन करते हो। फैक्टर की प्रोजेक्शन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। आपने ट्रेंड एनालाइज करने के फ्यूचर में पार्टिकुलरली ये चीज़ हो सकती है एंटिसिपेट किया और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी प्लानिंग कर ली है। ये एक्चुअल इन्वायरमेंट को जानना, अंडरस्टैंड करना और स्कैन करना एचआर मैनेजर को हेल्प करता है कि वो पूरा एक्टिवली रिस्पॉन्स कर सके। जो चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उस इंटेंस कंपटीशन में
वो उसके साथ अकॉर्डिंगली मैनेजर उसके साथ रिस्पॉन्स कर सके, प्रपोज यूज़ कर सके। अब क्वेश्चन ये है कि एनवायरनमेंट को स्टडी करना क्यों ज़रूरी होता है। एनवायरनमेंट के बारे में तो अभी हमने देख लिया कि बेनिफिट होंगे कि वो प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकेगा, कोई भी डिफ़िकल्ट होगी या प्रॉब्लम अराइज होगी तो उसको उसके बारे में पहले से मैयर एक्शन लिए जा सकेंगे, जिससे लॉस का खतरा कम होगा या कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑब्टेन हो जाएगी, कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। अब फैक्टर्स कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। बेसिकली ये जो फैक्टर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स, इन्वॉल्वमेंट को स्टडी करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप जब तक ये स्टडी नहीं करोगे कि आपके एम्प्लॉय की लर्निंग या नॉलेज कैपेबिलिटी क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है वर्क पे बिहेव करने का, तो आप तब तक अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि उनको ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करनी है। उनके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए ऑब्वियसली उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बेसिकली कंपनी को नीड होती है कि वो अंडरस्टैंड करे लर्निंग और नॉलेज एटीट्यूड एम्प्लॉयज़ का, ताकि उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। फिर जब तक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करती, वो अंदाज़ा नहीं लगा पाती कि कौन से नए लॉज आए हैं लेबर से रिलेटेड या नई प्रोविजन कौन सी इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिवली उसके लिए आपको इन्वायरमेंट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके वर्क प्लान एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए भी इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट बैकग्राउंड और कल्चर से आ रहे होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली ये पर्पस होता है वो सारे आपस में मिलके हार्मनी के साथ काम करें। तो इस अमर को या इस पर्पस को अचीव करने के लिए सारे आपस में मिलके काम करें। आपको डिफरेंट एस्पेक्ट को एनालाइज करना, एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जितने भी वर्कर हैं जो डिफरेंट कल्चर या बैकग्राउंड से आए हैं वो वर्क प्लेस पे हार्मनी के साथ काम कर सके। इसके लिए आपको एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टेक्नोलॉजी आए दिन चेंज हो रही होती है, काम करने के नए तरीके आते हैं और बेटर और स्मार्ट तरीके आते हैं, तो कब कंपनी को पता चलेंगे? ऑब्वियसली जब आप इन्वायरमेंट को स्टडी करोगे आपको तभी पता चलेगा ना कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में, और वर्क प्लेस पे इनोवेशन मेथड तभी इंट्रोड्यूस होंगे। तो इसलिए इसके लिए भी आपको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। HR प्रैक्टिसेस में आपने कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते जब तक आपके पास कोई सॉलिड रीज़न ना हो उस चीज़ को लेने के लिए। इसलिए जब भी ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेने होते हैं, साउंड डिसीजन लेने होते हैं, तो उनको इन्वायरमेंट को स्टडी करना ज़रूरी होता है। तमाम फैक्टर्स को देख के ही आप डिसीजन लेते हो। अपने एम्प्लॉयज़ में एफिशिएंसी को उनके इंक्रीज़ करने के लिए, उनमें डिफरेंट स्किल्स डेवलप करने के लिए भी आपको इन्वायरमेंट को स्टडी करना, उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली दो तरह के इन्वायरमेंट में परफॉर्म कर रही होती है। एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। आज के लेक्चर में हम इंटरनल इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट में बेसिकली वो तमाम फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रहे होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का पार्ट होता है, इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। Factors that affect a firm human resource from inside its boundaries are termed as internal environmental factors. ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं और HR की तमाम एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? बेसिकली इंटरनल फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उनमें फर्म की मिशन शामिल है, पॉलिसीज़, कॉर्पोरेट कल्चर, एम्प्लॉयज़ या यूनियन वगैरह, ये वो तमाम चीज़ें जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही होती हैं। सबसे पहले है मिशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश की जाती है, बनाई जाती है, उसको बनाने का कोई ना मकसद या पर्पस होता है, उसको कहते हैं ये इसका मिशन है या इसका रीज़न ऑफ इस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली किसी ना पर्पस के लिए बनाई है। तो मैनेजमेंट के हर लेवल पे, मैनेजमेंट के जो लेवल थे पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 लेवल थे। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। तो उन तमाम लेवल मैनेजमेंट को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फर्म के ऑपरेशंस के बारे में। बेसिकली हर डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए और फर्म का मिशन, डिवीजन को पता होना चाहिए, प्लांट को पता होना चाहिए। ये बेसिकली क्यों जानना ज़रूरी होता है, मिशन का सबको क्लियर होना ज़रूरी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट करेगी वो इसके मिशन के साथ अलाइन कर रहे हो, गोल्स जो बना रही हो वो मिशन के साथ अलाइन करें, वो डिफरेंट ना हो जाए।
तो इसके लिए मिशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और किसी ये अफेक्ट मिशन आपकी कंपनी का मिशन अफेक्ट करता है, आपकी एक्टिविटीज़ पे भी अफेक्ट करता है, और कंपनी का इन्वायरमेंट का इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट करने में भी हेल्प आउट करता है। ये फैक्टर फोर्स है बेसिकली, ये जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट वन जो इंटरनल फैक्टर है वो है पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ बेसिकली ये एस्टैब्लिश रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मैनेजर को हेल्प आउट करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने डिसीजन कैसे लेगा। पॉलिसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता बेसिकली, कोई ये फ्लेक्सिबल होती हैं, तो हर एक अपने अंदाज में उनको इंटरप्रेट कर रहा होता है। तो मैनेजमेंट के लिए या एचआर मैनेजर के लिए इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी होती है ताकि उनके गोल्स को अकम्प्लिश किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अकम्प्लिश किया जा सके। अगर वो सही इंटरप्रेट नहीं करेगा पॉलिसीज़ को, या हर शख्स अपने अपने अंदाज में उसको इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देगा, तो वो डिफ़िकल्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो कॉमन गोल्स अचीव कर सके। तो पॉलिसीज़ के बारे में प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड की जानी चाहिए। कॉर्पोरेट कल्चर, नेक्स्ट वन इज़ कॉर्पोरेट कल्चर। बेसिकली कल्चर जो होता है वो शेयर्ड वैल्यूज़ या बिलीफ होती हैं, ये हैबिट होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि लोग आपस में कैसे बिहेव करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स या वैल्यूज़ क्या हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफरेंट होता है। एक और कल्चर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फीचर का रिजल्ट होता है कि कंपनी के लोग कैसे वहाँ पे काम करने वाले हैं, कंपनी के जो प्रोजेक्ट करते हैं उसमें सक्सेसफुल कितनी है, उसकी फेलियर्स कितनी है। ये तमाम चीज़ें मिलकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर शेप कर रही होती हैं या उसे फॉर्म कर रही होती हैं बेसिकली। जैसे अभी हमने कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफरेंट होता है। कल्चर में ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कल्चर आपको बता रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंट या वैल्यू असल है। जैसे टाटा का जो कल्चर है और कंपनी है टाटा, उसका कल्चर क्या है, गेट बेस्ट पीपल एंड सेट देम फ्री। इनका पर्पस क्या शो कर रहा है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, जिनको आप हायर करोगे, एक तो बेस्ट एम्प्लॉयज़ हायर करो, दूसरे उन्हें उनके काम करने की आज़ादी दे दो, कि उन्हें आप एक सिर्फ बता दो कि ताकि वो क्रिएटिवली काम कर सके। सेट देम फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप वो जैसे चाहे मर्जी काम करें, वो क्रिएटिव होंगे। जब आपको रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होंगी कि आप एम्प्लॉय ये काम ये इसी तरीके से करेगा, यानी हार्ड एंड फास्ट अगर रूल होते हैं तो एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो आपका कल्चर जो होता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन लेके आ रहा होता है, क्रिएटिविटी को इन्हांस कर रहा है। ये आपके कल्चर पर डिपेंड कर रहा था कि आपका कल्चर कैसा है। कल्चर बेसिकली आपके वैल्यूज या बिलीफ हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बना रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बेसिकली उसके पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और फ्यूचर को शेप कर रहा होता है कि फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। पास्ट में लोग अगर कल्चर डेफिनेटली यही बताएंगे ना कि पास्ट में भी कंपनी ऐसे ही काम करती रही होगी, और उस पास्ट को देख के या उस कल्चर को देख के कंपनी के फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि अगर कल्चर पॉजिटिव कल्चर लोग कोऑपरेटिव एक दूसरे के साथ, इनोवेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कंपनी का फ्यूचर ग्रो करेगा, कंपनी खुद ग्रो करेगी, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर कल्चर ही कंपनी के लोग हार्ड एंड फास्ट रूल है, इनोवेशन को ख़त्म कर देंगे ऑब्वियसली, तो कंपनी के ग्रोथ के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि टाटा वही कि आप अपने लोगों को इनोवेशन में इनोवेशन को फैसिलिटेट करो, उनकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के लिए उन पर लिमिटेशन ना लगाओ बेसिकली। नेक्स्ट वन फैक्टर इज एम्प्लॉय। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उनकी कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, उनके एटीट्यूड, उनके पर्सनल गोल्स, पर्सनैलिटी, हर इंसान की पर्सनैलिटी दूसरे इंसान से डिफरेंट होती है। तो मैनेजर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एचआर मैनेजर को बहुत ज़्यादा उसको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि वो जो एक तरीका किसी दूसरे एक वन वर्कर के साथ अगर जैसे वो डील कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि जिस बिहेवियर या जो एटीट्यूड वो एक वर्कर के साथ यूज़ करे वो दूसरे के साथ भी करे। फॉर एग्जांपल कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए उनकी पे या सैलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर उन्हें अच्छी सैलरी दे तो वो अच्छा काम करेंगे। कुछ के लिए सैलरी ज़्यादा मैटर नहीं कर रही होती, उनके लिए ये मैटर कर रहा होता है कि उन्हें नई से नई जॉब दी जाए, उनकी इनोवेशन या क्रिएटिविटी को इन्हांसमेंट मिले, वो ऐसे काम परफॉर्म करें। तो यहाँ पे मैनेजर्स को, एचआर मैनेजर को केयरफुल होने की ज़रूरत है कि जब वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के साथ डील करें, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है ऑब्वियसली, तो उसको उनके अकॉर्डिंगली डील करना चाहिए। यूनियन बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है जो फॉर्म किए जाते हैं। ट्रेड यूनियन भी इनका नाम, इनको ट्रेड यूनियन भी कहते हैं। बेसिकली फॉर्म किए जाते हैं टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर या वर्कर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन की अपनी भी यूनियन हो सकते हैं या आउटसाइड ऑफ द यूनियन भी, फॉर्म के बाहर कोई और किसी और फॉर्म की भी ऑर्गेनाइजेशन यूनियन हो सकती हैं।
ट्रेड यूनियन बेसिकली वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनके राइट को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इनका काम होता है। तो ये जो यूनियन होती है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है मैनेजमेंट के ऊपर, उसकी एच आर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। उसकी तमाम एक्टिविटीज़ है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड हो या कंपनसेशन से रिलेटेड हो, उन तमाम एक्टिविटी पे यूनियन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और यूनियन की कंसल्टेशन के साथ जो एचआर डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट होता है वो पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं या फॉर्म आउट कर रहे होते हैं। ये वो तमाम एक्सटर्नल फैक्टर या फोर्सेस थी, इंटरनल फैक्टर या फोर्सेस थी जो अफेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को, जिन्हें एचआर मैनेजर को अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली बेटर डिसीजन ले सके। जब वो इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेगा तो अकॉर्डिंगली उसके डिसीजन लेगा तो कंपनी की वेलफेयर या ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। इन तमाम फैक्टर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये थे इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर जो आज हमने डिस्कस किए हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी होगी। थैंक यू सो मच।